नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगा कि कोशिका विभाजन क्या होता है। सभी जीवधारियों का एक विशेष गुण होता है कोशिका विभाजन, क्योंकि कोशिका विभाजन करने से ही इनकी संतति बढ़ती है और इनका आकार भी बढ़ता है। मतलब एक भ्रूण से एक वयस्क और एक वृद्ध होने में कोशिका विभाजन का बहुत बड़ा महत्व होता है और अपनी जनसंख्या वृद्धि करने में भी कोशिका विभाजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज सेल डिवीजन। एक सभी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर जितने भी हैं इनका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो क्या है? सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन इज बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है, एक तो डायरेक्ट टाइप से, एक इनडायरेक्ट टाइप से। द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। बकर जबकि जो अप्रत्यक्ष विभाजन होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा है? सूत्री विभाजन, जिसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? इसके द्वारा ही किसी भी जीव में वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। मतलब वो छोटे से बड़ा होता है, किसी एक शिशु से वयस्क, वयस्क से जवान, जवान से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्धा होता है। ठीक, ये किससे वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। और दूसरा होता है मियोसिस। इसको जो हम कहते हैं इसको कायिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक, कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं या वेजिटेटिव सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो है माइटोसिस। कौन सा शब्द? माइटोसिस। और दूसरा कौन सा है? मियोसिस। ठीक, अब इस मियोसिस और इस माइटोसिस में क्या अंतर है? देखो, टी जब हम लिखते हैं तो टी को ऐसे लिखते हैं टी। अब इसको हम अगर ऐसे काट दिए तो ये बन गया टी। तो टी बनाने से क्या हो गया? एक भाग ये बन गया, एक भाग ये बन गया। यानी कि जो माइटोसिस होता है इसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन। अब दूसरा क्या होता है? मियोसिस। ये याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि मियोसिस और माइटोसिस कैसे याद करोगे। अब मियोसिस जो होता है आई लिखा जाता है, इसमें आई लिखोगे फिर ऊपर एक बिंदी लगाओगे। ठीक, तो इसको क्या मान सकते हो? ये जो है इसको वर्तिकाग्र मान सकते हो। किसी भी मादा जनन तंत्र का ये पुष्प है। जैसे वर्तिकाग्र फूल में पाया जाता है, पुष्प में वर्तिकाग्र पाया जाता है, नीचे ये अंडाशय होता है, इसी में जाके तो बीज बनता है। और ये क्या है? कण है। तो ये आई मैंने लिखा था, आई से मैंने क्या बना दिया? इसको वर्तिकाग्र बना दिया और इसको पराग कण बना दिया। तो इससे ये आप आइडिया लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ये जो होता है जनन कोशिकाओं में होता है। यानी कि जो ये मियोसिस होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है और जो ये माइटोसिस होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। अब जो ये माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो माइटोसिस को जो हम सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, का से केंद्रक और का से कैरियोकाइनेसिस। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको विभाजन को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें ये मुख्यतः 3 और 1 4 फेज होते हैं, जिसमें से G1 फेज, फिर उसके बाद G2 फेज, उसके बाद G1 फेज
एम फेज, G2 फेज और एस फेज, ये 4 फेज होते हैं माइटोसिस में। अब ये चारों फेज कैसे कैसे आते हैं आगे हम पढ़ते हैं। पहला है केंद्रक का विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस। सूत्रीय विभाजन में केंद्रक का विभाजन निम्नलिखित 5 स्पष्ट अवस्थाओं में पूरा होता है। 5 स्पष्ट अवस्थाएं कौन सा? इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टीलोफेज। इसको याद करो कैसे? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको ऐसे बार बार कहोगे बस एकदम लाइन से याद हो जाएगा और लाइन से ही याद करने पर फायदा है। उसके बाद है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? यह कोशिका विभाजन के अंत और अगले कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था, यानी कि पहले कोई कोशिका विभाजन हुई थी तो वो कोशिका विभाजन पूरी हुई और फिर अगली कोशिका विभाजन स्टार्ट हुई, तो जो पहली वाली पूरी हुई और दूसरी वाली जो स्टार्ट हुई, इनके बीच की अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। जैसे इंटरफेज कहते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंटरफेज। इस अवस्था में केंद्रक बहुत अभिरंजित होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है इस अवस्था में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार अभी कोशिका जल्दी में बनी है तो केंद्रक का अभी डेवलपमेंट ही हो रहा है, कायदे से केंद्रक बना नहीं है। लेकिन केंद्रिका जो होती है वो स्पष्ट हो गई है। केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका। केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस और केंद्रिका को कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये क्या होती है? ये स्पष्ट होती है। गुणसूत्र जो होते हैं ये बहुत पतले होते हैं और धागे जैसे होते हैं, जिनको हम केंद्रक में जाल के रूप में फैले होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन टावर कहते हैं। इन दिस स्टेज बिटवीन द एंड ऑफ सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट सेल डिवीजन, ये स्टेज जो आता है पहले सेल डिवीजन के अंत से दूसरे सेल डिवीजन के स्टार्ट के बीच की अवस्था होती है। एट दिस स्टेज द न्यूक्लियर इज रियली स्ट्रैंड, मतलब ये बहुत कम अभिरंजित होता है, बहुत कम दिखता है। फिर न्यूक्लियस इज क्लियर, तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्लियर दिखने लगता है। क्रोमोसोम जो होते हैं ये पतले धागे जैसे होते हैं। फिर अगला क्या है? G1 फेज। इंटरफेज को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है G1 फेज। इस फेज में क्या होता है? DNA का संश्लेषण होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है, DNA का सिंथेसिस होता है। इस गुणसूत्र बहुत अधिक लंबे होते हैं और सूक्ष्मदर्शी से एक दूसरे से अलग अलग नहीं पहचाने जा सकते। इंटरफेज में गुणसूत्र, मैंने जैसे पहले बताया था कि गुणसूत्र बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इनको हम सूक्ष्मदर्शी से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे, सब एक ही में क्रोमेटिन जाल में एक ही में जैसे गुणसूत्र होता है ऐसे है, ठीक ऐसे उसकी कुछ उसका आकार होता है गुणसूत्र का। लेकिन इसमें ऐसे क्रोमेटिन जाल ऐसे धागे नुमा ऐसे फैले होते हैं, तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ कौन सा है और कहाँ कौन सा गुणसूत्र है, ठीक। अब इस इंटरफेज अवस्था का 30 से 40% समय लेता है। G1 जो फेज है ये इंटरफेज का 30 से 40% समय लेता है। देख रहे हो इंटरफेज कितना बड़ा ले रहा है, कितनी ज़्यादा समय ले रहा है, ये समय के हिसाब से ही है। फिर उसके बाद फिर अगला क्या है? DNA का सिंथेसिस होता है, क्रोमोसोम वेरी लॉन्ग होते हैं और इंटरफेज 30 to 40% टाइम लेता है G1 फेज। फिर अगला क्या है? S स्टेज। इस अवस्था में DNA और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है और गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं, मतलब ऐसे बन जाते हैं, ऐसे टाइप से बन जाते हैं। फिर अगला है G2 स्टेज। ये इंटरफेज ही चल रहा है, पहला था G1 फिर S फिर दूसरा G2 स्टेज। इस अवस्था में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है, इसमें कुल 10 से 20% समय लगता है, ठीक। उपरोक्त तीनों अवस्थाओं पूरे होने पर कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है। अभी तक तो ये केवल भूमिका बन रही थी,
कोशिका विभाजन की केवल भूमिका बन रही थी, लेकिन अब वास्तविक जो कोशिका विभाजन होगा वो शुरू होगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोफेज। फिर ये दूसरा, अभी तक इंटरफेज था जिसमें G1S और G2 फेज था, अब ये दूसरा है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन का कुंडलित होना शुरू हो जाता है। जो क्रोमेटिन जाल होता है, मैंने अभी क्रोमेटिन टावर जो बताया था, ये धीरे धीरे संकुचित होने लगते हैं, धीरे धीरे कुंडलित होने लगते हैं, धीरे धीरे ये छोटे होंगे और धीरे धीरे छोटे और मोटे होने लगते हैं। यही वाला है, देखो इसमें दिख नहीं रहा था, इसमें देखो ध्यान से ये दिख रहा है, ठीक। तो ये हो रहा है धीरे धीरे। केंद्रिका का विघटन और तर्क का बनना आरंभ हो जाता है। अब जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस जो होता है, इनका विघटन स्टार्ट हो जाता है और तर्क रूप बनने लगता है। तर्क रूप का मतलब पहले ऐसे कोशिका है, लेकिन फिर बाद में ऐसे हो जाती है, फैल जाती है, ऐसे धीरे धीरे ये फैलने लगेगी। फिर इसको फैल के फिर ये ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे धीरे धीरे ये ऐसे बनने लगती है, ठीक। फिर क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट तथा अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा कुछ बड़ा दिखाई देने लगता है। जिस कोशिका में विभाजन हो रहा होता है उस कोशिका में केंद्रक थोड़ा बड़ा दिखने लगता है अन्य कोशिकाओं के अपेक्षा। जैसे शरीर में बहुत कोशिकाएं होती हैं ना, तो जिसमें कोशिका विभाजन होगा वो केंद्रक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अन्य कोशिकाओं में जिनमें केंद्रक विभाजन नहीं हो रहा होता है उनसे थोड़ा बड़ा होता है। गुणसूत्र बहुत अधिक लंबे रहते हैं, पतले धागेनुमा संरचनाओं के रूप में पूरे केंद्रक में समान रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। धीरे धीरे संकुचित होना शुरू हैं, लेकिन अभी भी पतले हैं और लंबे लंबे हैं, ठीक। द क्रोमोजोम स्टार्टिंग कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉर्म ए लॉजिक बिगिन, मतलब तर्क रूप बनना स्टार्ट हो जाता है। द न्यूक्लियस इज क्लियर एंड स्टेरिटी लार्ज देन द अदर सेल, ठीक। अब अगला क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है प्रोफेज। प्रोफेज का फिर अगला लक्षण क्या है, गुणसूत्र में कुंडलन होने लगता है, अर्थात गुणसूत्र एक दूसरे से लिपट जाते हैं। पहले गुणसूत्र ऐसे 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 रहते हैं, फिर बाद में यही गुणसूत्र ऐसे हो जाते हैं, ठीक। ये ऐसे 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 जगह जगह पर ऐसे, जैसे यहाँ एक कुंडलित हो गया, यहाँ यह कुंडलित हो गया, फिर यहाँ कुंडलित हो गया, ठीक, यहाँ कुंडलित हो गया, यहाँ कुंडलित हो गया। अब ध्यान से देखो तो इस गोले में जो चारों गोला मैंने बनाया है, इन चारों गोलों में यही स्ट्रक्चर दिख रहा है, ध्यान से। यही टूट टूट के फिर ऐसे ये गुणसूत्र बन जाते हैं, ठीक। फिर अगला क्या है, गुणसूत्र में पानी के कम मात्रा के कारण क्रोमेटिन के कण अधिक पास पास आ जाते हैं। जब पानी कम हो जाएगा क्रोमेटिन में, गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में अगर पानी कम हो जाएगा तो इसमें जो क्रोमेटिन के कण होते हैं, जो क्रोमेटिन टावर के कण होते हैं, वो धीरे धीरे और नज़दीक नज़दीक आने लगते हैं। केंद्रिका जो होती है इनके, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, ठीक। केंद्रक तो दो भागों में से तर्क रूप करके बंटने लगता है, लेकिन जो केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर, ये क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। केंद्रक कला धीरे धीरे गायब होने लगती है। क्रोमोसोम बिगन टू कोगुलेट मीनिंग दैट द क्रोमोसोम क्लिंग टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे से लिपट जाते हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर द क्रोमोसोम क्रोमेटिन पार्टिकल गेट क्लोजर, क्रोमेटिन के पार्टिकल जो होते हैं वो धीरे धीरे क्लोजर आने लगते हैं। द न्यूक्लियस ग्रेजुअली बिगिन टू डिसअपियर, धीरे धीरे जो होता है न्यूक्लियस केंद्रिका धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। इज आल्सो ग्रेड मर्ज, और ये भी धीरे धीरे, केंद्रक कला भी धीरे धीरे जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी न्यूक्लियर आर्ट जो हम कहते हैं, ये भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। अब ये तीसरा है, पहला क्या था, प्रोफेज, दूसरा था पहला था इंटरफेज, दूसरा था प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या होता है, केंद्रक द्रव्य में बिखरे हुए गुणसूत्र धीरे धीरे कोशिकाओं के मध्य की ओर गति करने लगते हैं। यानी कि जितने भी क्रोमेटिन टावर थे ये धीरे धीरे कोशिका के बीच में आ जाएंगे। ये जो नीले नीले दिख रहे हैं, ये नीले नीले बीच में, ये इसके मध्य में आ गए। सभी गुणसूत्र सेंट्रोमियर की मध्य रेखा पर एक साथ सीध में पहुंच जाते हैं। अब देखो ये एक सीध में पहुंच गए हैं।
फिर अगला क्या है, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर की लंबाई में विखंडित हो जाते हैं। गुणसूत्र जो होता है सेंट्रोमियर की लंबाई में विखंडित हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो रहेंगे तो ये बीच से यहाँ से यहाँ से, जैसे मान लो ऐसे ऐसे मैंने बनाया था जो ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये सब धीरे धीरे टूट जाते हैं लंबाई में। ठीक, अब फिर अगले आगे क्या होता है, मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद फिर एनाफेज। अब एनाफेज ये वाला है। ठीक, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ये सेंट्रोमियर पे ये गुणसूत्र जो इकट्ठे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, यानी कि ये इस तरफ जाने लगेगा और ये इस तरफ आने लगेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत ऐसे ऐसे जाने लगेंगे। ठीक, तो ये एक दूसरे के, देखो यहाँ ये एक लाइन में थे, फिर यहाँ एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे। सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं, ये इस ध्रुव की तरफ जा रहा है, ये इस ध्रुव की तरफ जा रहा है। ठीक, अब अगला क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज में धीरे धीरे केंद्रक कला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जो केंद्रक होता है, इधर देखो, यहाँ ध्यान से अगर देखो तो ये केंद्रक जो होता है दो भाग में बट चुका है। ठीक, अब ये दो भाग में बंटने के बाद इसमें क्या होता है, केंद्रक कला का धीरे धीरे निर्माण हो जाता है। तंतु जो होते हैं वो विलीन हो जाते हैं, जो ये वाले रहते हैं ये धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। केंद्रिका का निर्माण भी आरंभ हो जाता है, जो न्यूक्लियोलस होता है इसका निर्माण धीरे धीरे आरंभ हो जाता है। गुणसूत्रों में जलीयकरण आरंभ हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र में जल जो पहले कम हुआ था धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगेगा। गुणसूत्र धीरे धीरे फिर से पतले होने लगते हैं। ठीक, और सूत्रों में जो क्षेत्रों में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। क्रोमेटिन के कण एक दूसरे से फिर से दूर दूर हटने लगते हैं। ग्रेजुअली द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियस आर्ट बिगिन, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। द फाइबर्स मर्ज, तंतु जो होते हैं ये विलीन होने लगते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस बिगिन, न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियस का निर्माण बिगिन हो जाता है। गुणसूत्र में जलीयकरण आरंभ हो जाता है। क्रोमोसोम स्लोली स्टार्ट थिनिंग, क्रोमोसोम धीरे धीरे पतले होने लगते हैं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिससे क्रोमेटिन मूव अवे हो जाते हैं, इनके पार्टिकल जो दूर दूर हो जाते हैं और इसके ईच अदर हो जाते हैं। और फिर अगला क्या है, कोश का द्रव्य का विभाजन। पहले मैंने बताया था केंद्रक का विभाजन, और जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कह रहे थे, तो अभी तक एक कैरियोकाइनेसिस चल रहा था, जिसमें एक था प्रोफेज, फिर उसके बाद इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही 5 बताया था। तो ये कैरियोकाइनेसिस का था। अब साइटोकाइनेसिस आ गया, यानी कि कोश का द्रव्य का विभाजन। धीरे धीरे कोश का द्रव्य 2 बराबर भागों में बंट जाता है तथा 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, अब सूत्री विभाजन का क्या महत्व है, इसके क्या क्या उपयोग हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। इस कोश का विभाजन से, देखिए ये जो पॉइंट लिखा है इसको माइटोसिस कर दीजिएगा, MITOSIS, माइटोसिस। थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई है। इस कोशिका विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। जैसे मैंने अभी टी लिख के बताया था, ऐसे टी लिखा जाता है, ये एक कोशिका बन गई, एक दूसरी कोशिका बन गई। ठीक, ये आनुवंशिक रूप से अपनी मात्र कोशिकाओं के बिल्कुल समान होते हैं, 100% से। जिस कोशिका से टूट के बनेगी कोशिका, ये बिल्कुल अपने मात्र कोशिका के जैसी ही होगी, 100%। फिर लाखों करोड़ों को कोशिकाएं बनने के बावजूद भी इनकी आनुवंशिक गुण हमेशा 100% सेम बने रहते हैं। चाहे एक कोशिका से करोड़ों कोशिकाएं बन जाएं, लेकिन उनके जो गुण होंगे वो 100% पहली वाली कोशिका मात्र कोशिका से मिलेंगे। अर्धगुणसूत्र विभाजन से ही जीवधारियों में वृद्धि होती है। इसी जो सूत्री विभाजन होता है, इसी सूत्री विभाजन से जीवधारियों में वृद्धि और विकास होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर अर्धसूत्री विभाजन पुरानी मरी हुई कोशिकाओं का स्थान ले लेता है। ये अर्धसूत्री जो लिखा है दोनों जगह, इसको अर्धसूत्री के जगह पे समसूत्री कर लेना, समसूत्री या सूत्री विभाजन ही कर लेना। चाहे सूत्री लिख लो चाहे समसूत्री लिख लो, एक ही बात है।
इससे मरी हुई कोशिकाएं, जैसे कोशिकाएं जो होती हैं आदमी के शरीर में 2-3 महीने में मर जाती हैं कोशिकाएं, और इनकी जगह फिर नई कोशिकाएं इनका स्थान ले लेती हैं। ठीक, तो ये इसके लिए माइटोसिस बहुत आवश्यक होता है। द सेल डिवीजन क्रिएट 2 सेल्स, दे आर ग्रेजुअली एनालॉगस एंड परफेक्ट द मैटरनल सेल। मैटरनल सेल से बिल्कुल परफेक्शन इनका मैच होता है। अब thanks for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।